नमस्कार ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद आपको भी और दर्शकों को भी। सर ये बताइए कि पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हुआ और कम मतदान हुआ है 2019 के मुकाबले में। इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। किसी को लग रहा है इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी है, एनडीए को लग रहा है उनका पलड़ा भारी है। पीएम मोदी ने तो कहा है कि एक तरफा वोट पड़ा है एनडीए को। आप किस तरह से देखते हैं कम वोटिंग को? देखिए, कई कारण हैं इसके। एक तो गर्मी चल रही है, इस समय गर्मी शुरू हो गई है और अच्छी खासी गर्मी शुरू हो गई है। दूसरा कारण ये है कि शुक्रवार को फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है। शुक्रवार को शुरू में जिन जिन इलाकों में मुस्लिम हैं वहाँ उनकी कतारें भी कम देखने को मिली। उसके कई रीजन बताए जा रहे हैं। नमाज वगैरह का समय होता है, आफ्टरनून में इनकी लाइनें लगनी शुरू हुई थी। तीसरा कारण जो है वो ये है कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार बहुत सारे लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि चलो 3 दिन मिल गए छुट्टी के, आउटडोर कहीं चलते हैं घूमने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो है अपना शुक्रवार को वोट करने के बजाय निकल गए परिवारों के साथ घूमने घामने के लिए, सैर सपाटे के लिए और 3 दिन की छुट्टियों की मौज करने के लिए। चौथा कारण ये है अंजू जी कि खुद जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, जिनमें मैं प्रधानमंत्री को भी मानता हूं और अमित शाह को भी, इन लोगों ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया पार्टी के भीतर भी और देश में भी कि भाई मोदी तो आ ही रहे हैं। और एक ये आश्वस्ति का भाव कहीं ना कहीं लोगों के भीतर भी हम देख रहे हैं। जिस तरीके से आम तौर पर आम चुनाव जो होते हैं लोकसभा के, उसको लेकर के जिस तरह की उत्सुकता, कौतूहल, चर्चाएं, नाई की दुकान से लेकर के चाय की छोटी मोटी दुकानों तक पर और बाजारों में, घर बाहर होती थी, वैसी चर्चाएं इस बार दिखाई नहीं दे रही। या तो सबने मान लिया है कि मोदी के सामने जो है कोई विपक्ष है ही नहीं, किसी में जान है ही नहीं, कोई विकल्प पेश करने वाला नेतृत्व या दूरदृष्टा दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो मोदी जी आ ही रहे हैं। खुद मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार जो है वो 400 पार हो रही है। तो फिर हमें ज़्यादा चकल्लसबाजी करने की ज़रूरत क्या है, किसी से उलझने की ज़रूरत क्या है, और इतना ज़्यादा इतनी धूप में निकल करके वोटिंग के लिए लाइन में लगने की भी क्या ज़रूरत है, मोदी जी तो आ ही रहे हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से फर्स्ट फेज में इलेक्शन में उतना टर्नआउट नहीं हुआ है जितना 2019 के फर्स्ट फेज में हुआ था। पर मेरा ये मानना है कि कोई भी घटना होती है तो वो एक संकेतक होती है, एक चेतावनी भी होती है, एक सबक भी होती है। तो जो शिकायतें लोगों की मिल रही हैं, बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि साहब फर्स्ट फेज में जहाँ-जहाँ मतदान था वहाँ जो कैडर बीजेपी का हुआ करता था या इनके आनुषंगिक संगठनों का हुआ करता था, वो भी इस बार थोड़ा-सा ढीला दिखाई दिया है। वो इस मायने में ढीला दिखाई दिया है कि पहले वो पहचान एक होती थी कि इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में कितने घर ऐसे हैं जो हमारे अपने समर्थक हैं। उनके यहाँ पर्चियाँ पहुँच जाती थी, भाई कौन सा सीरियल नंबर है, कौन सा आपका नंबर है, ये लीजिए और आप समय से जो है वोटिंग के लिए जाइए। इस बार वैसे फ़ोन कॉल भी नहीं आए किसी के पास कि भाई आप लोग वोटिंग के लिए निकले कि नहीं निकले, आपके पास पर्ची पहुँची कि नहीं पहुँची। तो बहुत सारा इस बार मामला ढीला था पहले फेज के चुनाव में। मुझे लगता है कि ये एक सीख है बीजेपी नेतृत्व के लिए और शीर्ष नेतृत्व के लिए भी कि आप लोगों को इतना भी बेपरवाह, लापरवाह मत कर दीजिए, इतना भी संतुष्ट मत कर दीजिए कि वो घरों से निकलने से पहले सोचे कि अरे मोदी तो आ ही रहे हैं, कोई और तो है नहीं उनके सामने, तो हमें क्या ज़रूरत है मतदान केंद्र तक जाने की, चलो सैर सपाटे के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये एक सीख है बीजेपी नेतृत्व के लिए भी। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के जो वोटर हैं अति उत्साह का शिकार हो गए हैं, और दूसरा जो माना जाता है कि बीजेपी के अंदर बूथ लेवल पर जो मैनेजमेंट होता है वो आपको लग रहा है कि पहले चरण में मिसिंग था।
वो ठीक होगा, पर मैं शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूं। आप इस तरह के बयान बार बार जो देते हैं, इससे एक गलत मैसेज जाता है। दूसरे, मैं ये भी कहता हूं कि केवल बीजेपी का ही वोटर उतने उत्साह में दिखाई नहीं दिया है, ऐसा नहीं है। विपक्ष को भी, जो मोदी विरोधी वोटर है, उसमें कौन सा उत्साह दिखाई दे रहा है कि चलो हमें राहुल जी को जिताना ही है, या चलो हमें अखिलेश जी को इस बार 5 के बजाय 25 सीटें देनी ही हैं, या जो दूसरे और दल हैं इनके विरोधी, उनके पक्ष में ही कौन सा लंबी लंबी लाइनें लग करके वोटिंग हुई है। इस बार दोपहर तक तो जो मैंने कहा है कि मुस्लिम वोट भी जो है, वोटर भी लाइनों में उतने दिखाई नहीं दे रहे थे जितने आमतौर पर दिखाई देते हैं। रामपुर की और मुरादाबाद की तो मेरे पास सूचना है, कुछ और इलाकों की भी सूचना है कि वहाँ, कैराना है, सहारनपुर है, वहां हाँ पर भी कम कैराना, वोट पड़े हैं। हाँ सहारनपुर में कम पड़े, कैराना में उतने कम नहीं पड़े, और मुजफ्फरनगर में भी कम नहीं पड़े, पर बाकी जगहों पर सूचनाएं हैं कि उस तरह का टर्नआउट नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसकी वजह से फर्स्ट फेज में थोड़ा सा कम हुआ है, उतना भी कम नहीं हुआ है। 68% के आसपास वोटिंग हुई है ओवरऑल पूरे देश में। पर सर एक चीज और है, मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि शीर्ष नेतृत्व तो बीजेपी का जो है उनको सीख लेने की जरूरत है। ये भी तो बताने की जरूरत है कि 400 पार तभी होंगे जब आप घर से बाहर निकलेंगे, वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे। अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो 400 पार का आंकड़ा बीजेपी कैसे हासिल करेगी? ये मैसेज देना भी तो बहुत जरूरी है ना। और शायद सबके, आप सही कह रहे हैं, सबके दिमाग में शायद ही घुस गया है कि मोदी ही आएंगे, मोदी आएंगे, तो फिर वोट देने क्यों जाया जाए, जबकि वोट देंगे तभी तो आएंगे। वो एक रणनीतिक चूक है, मुझे लगता हम्म। है कि इसमें अब ये सुधार करने की जरूरत है, और शायद ये लोग करेंगे। क्योंकि ये थोड़ी सी भी अगर इस तरह की लापरवाही होती है, थोड़ी सी भी चोट लगती हुई दिखाई देती है, कुछ रणनीतिक चूक दिखाई देती है, तो उसको ये करेक्ट भी करने की क्षमता रखते हैं और करते रहे हैं। ये बाकी विपक्षी दलों की तरह नहीं है, नेताओं की तरह नहीं है कि चपत भी खाते रहते हैं, मार भी खाते रहते हैं, हारते भी रहते हैं, और फिर भी थाईलैंड और सिंगापुर और इटली और पता नहीं अमेरिका और लंदन कहाँ-कहाँ घूमते रहते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं। वैसा बीजेपी में नहीं होता है। तो बीजेपी में ज़रूर इसमें कुछ करेक्शन हमें देखने को मिलेगी आने वाले चरणों में। सर हैदराबाद की बात करें तो ओवैसी जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक दुकान के आगे खड़े हो जाते हैं, काटते रहो वगैरह वगैरह बोलते हैं, क्या वो आपको लग रहा है माधवी लता से डर गए हैं? इस बार उनको लग रहा है कि शायद संसद भवन ना पहुंच पाए, इसलिए खुद ही ध्रुवीकरण में लगे हुए हैं। देखिए, हैदराबाद का जिस तरह का माहौल है, हैदराबाद का जिस तरह का समीकरण है, और असदुद्दीन ओवैसी के परिवार को जिस तरह के वोट मिलते रहे हैं, अभी तक तो उनको कोई चैलेंज मिला ही नहीं था। पहली बार लग रहा है कि माधवी लता जो है वो टक्कर दे रही है और ठीक-ठाक चुनाव लड़ रही है, और केवल जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं, वो ही उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं, बल्कि जिसको हम पसमानदा कहते हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, जिनकी उन्होंने सेवा भी की है, एक चिकित्सक के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, उनमें भी वो जा रही हैं, जाने की हिम्मत कर रही हैं, ऐसी गलियों में जाने की हिम्मत कर रही हैं, जहाँ आम तौर पर कोई प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी परिवार के खिलाफ जो खड़े होते रहे, वो जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। तो वहाँ तक वो जा रही हैं, और एग्रेसिव तरीके से अपना कैंपेन जो है वो कर रही हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी को हराना उतना आसान भी नहीं है हैदराबाद में, पर फिर भी अगर असदुद्दीन ओवैसी इस हरकत के लिए मजबूर कर दिए गए कि वो जा रहे हैं, लोगों को तरह-तरह के मैसेज दे रहे हैं, और एक उकसावे वाली हरकत कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बेचैनी तो है, खदबदाहट तो है अंदर। और दूसरी बात ये है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो चरित्र है कुल मिलाकर के, जिस तरह का तौर तरीका है उनका राजनीति करने का, सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने का, उससे कौन परिचित नहीं है। वो चाहे उत्तर प्रदेश जाएँ या दूसरे प्रदेशों में जाएँ, वहाँ जाकर के वो किस-किस तरह के स्टेटमेंट देते रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर अगर आप जाएँ तो आपको तमाम तरह के वीडियो मिल जाएँगे जिसमें वो कह रहे हैं कि
मोदी तो थैला उठाएंगे, हिमालय निकल जाएंगे, योगी जो है वो मठ चले जाएंगे, फिर आपको बचाने के लिए कौन आएगा। इस तरह के मतलब ध्रुवीकरण वाले बयान वो, और फिरका परस्त है ये पूरा परिवार, ये तो सब जानते हैं। तो इसी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत एग्रेशन के साथ जो है वहाँ अपना काम किया है। कारपोरेटर के भी जब चुनाव हो रहे थे ग्रेटर हैदराबाद के, तो योगी आदित्यनाथ तक वहाँ गए थे रोड शो करने के लिए और सभा करने के लिए, और इनके पसीने छूट गए थे। और भारतीय जनता पार्टी की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 सीटों से 44 सीटें आई थी वहां पर, 40 सीटें बढ़ गई थी। तो स्पार्किंग है जिस तरीके से हमें तमिलनाडु में देखने को मिल रही है, एक ऐसा प्रामाणिक नेतृत्व वहाँ अन्नामलाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है, जिसने वहाँ अब ध्रुवीकरण करना शुरू कर दिया है वोटरों का। और खुद कोयम्बटूर से जो खबरें आ रही हैं, अन्नामलाई के जीतने में किसी को कोई शक शुबा नहीं है। कई सीटें वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की पहली बार निकलने वाली हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि 15% से लेकर के 22-23% तक तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर मिल सकता है। तो ऐसे ड्राई एरिया जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था, वहां भी अगर फसल लहलाती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इस चुनाव में उतना अच्छा ना करे, लेकिन 5 साल बाद या जब भी विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें तो बहुत पॉजिटिव खबरें वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की मिलेंगी। और जो परंपरागत राजनीतिक दल हैं वहाँ पर उनको चुनौती देती हुई भारतीय जनता पार्टी मिलेगी। देखिए, बात तो अभी असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है, लेकिन मैं एक विषय से हट करके बात कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सपा बसपा के दुष्चक्र में फंस करके रह गया था और कोई तीसरी ताकत नहीं थी विकल्प के तौर पर, और बाद में फिर जब नरेंद्र मोदी की आंधी चलनी शुरू हुई 2013 और 14 में, और फिर जब 2017 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए मोदी के उभार के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ ना। इसी तरीके से हरियाणा में या तो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनती थी ओम प्रकाश चौटाला की, या कांग्रेस की बनती थी। तो हरियाणा भी एक दुष्चक्र में फंसा हुआ था। जैसे ही मोदी इमर्ज हुए नेशनल लेवल पर, तो वहां पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और दूसरी बार की सरकार है इस बार। इसी तरह तमिलनाडु में भी जो द्रविडियन पार्टी थी, ये दोनों अन्ना डीएमके और डीएमके, इनके दुष्चक्र में ये प्रदेश फंसा हुआ था। अब वहां एक विकल्प दिखाई देना शुरू हुआ है अन्नामलाई के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के तौर पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से सेंगोल की स्थापना नई पार्लियामेंट में स्पीकर की चेयर के पास की है, जिस तरीके से वो काशी और तमिल संगमम जो है वो उसका आयोजन करते हैं, जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले उन्होंने तमिलनाडु के और कुछ दक्षिणी राज्यों के धर्म स्थलों का, मंदिरों का, और रामेश्वरम से लेकर के तमाम दूसरी जगहों के दौरे किए हैं, उसका हमें असर वहाँ देखने को मिल रहा है। चेन्नई का रोड शो हो, चाहे प्रधानमंत्री का कोयम्बटूर का हो या दूसरी जगहों का हो, वहाँ जो सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए लोगों की आंखों में चमक थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह वो हर पल को प्रधानमंत्री को अपने कैमरों में कैद कर रहे थे, वो अद्भुत चित्र हैं और दृश्य हैं। और वो ये शो कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में भी बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से हैदराबाद में भी पहली बार एक ऐसी महिला जो है वो कैंडिडेट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी कर दी है, जिसने जो अपने किले को बिल्कुल अभेद्य मानते रहे हैं, तो उनके पेट का भी पानी हिला हुआ है। पर सर आप ये देखिए कि खुद तो जुबानी जहर उगलते रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन, लेकिन शोभा यात्रा के दौरान रामनवमी पर एक तीर चलाने का एक्शन क्या किया माधवी लता जी ने, तो उसके बाद देखिए कैसे बवाल हो रहा है कि वो तो टारगेट कर रही थी मस्जिद को, जबकि पूरा वीडियो आप देखो तो मस्जिद दूसरी तरफ है, वो दूसरी तरफ कर रही है, लेकिन इसको भी इशू बनाया जा रहा है। और बना कौन रहा है? वो शख्स जो जुबानी जहर उगलने में कभी बाज नहीं आते। देखिए, अच्छा है ना,
वो जिस तरीके से वीडियो जारी किया गया है, जिस तरह से एडिट किया हुआ है, वो 2 फ्रेम हैं, 2 शॉट हैं। एक है वो जिसमें वो तीर चलाती हुई दिखाई दे रही है, फिर दूसरा शॉट है कि साहब जो धर्म स्थल है उसका एक लॉन्ग शॉट और फिर उसका फोकस करता हुआ शॉट है, उसके पास जाता हुआ है। तो ये 2 जो शॉट हैं ये मिला करके उस वीडियो को बनाया गया है, और वो जिसकी जिसकी भी दिमाग की उपज है। और सोशल मीडिया में तो एक से एक ठरकी पड़े हुए हैं, वो इसी काम में लगे रहते हैं कि वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और फिर अपना जो साध्य उनको साधना होता है वो कर लेते हैं। तो वो तो प्रयोगशाला में भेज कर देख लीजिए कि वो कहाँ का है, वो तीर का निशान, तीर तानते हुए किस जगह की बिल्डिंगें हैं, कहाँ का वो है, क्या उन्होंने जेस्चर किया था, क्या संकेत दिया था, और फिर वो मस्जिद वहाँ से कितनी दूर थी, ये सारा पता लग जाएगा। तो उसमें तो कोई बड़ा वो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव के समय ये सब होता ही है। ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक माहौल बनाना, ध्रुवीकरण करने की कोशिश करना, अपने अपने जो आपके वोट बैंक हैं उनको एक मैसेज भेजना, एक पोस्चरिंग करना, ये सब चलता है। सर, तमिलनाडु पे वापस लौटते हैं। तमिलनाडु की तो सारी सीटों पर वोट पड़ गए हैं, लेकिन एक सोच ये भी है कि मिशन दक्षिण के चलते ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत कहीं पीछे रह गया, क्योंकि जो बीजेपी के गढ़ राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है, मध्य प्रदेश, वहां पर वोट कम पड़े फर्स्ट फेज में। तो एक सोच ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दक्षिण की तरफ बहुत ज्यादा देख रही है बीजेपी और उत्तर भारत छूटता जा रहा है। नहीं नहीं, ये मैसेज पता नहीं क्यों चला गया, पर ये गलत मैसेज है, क्योंकि तमिलनाडु में फर्स्ट फेज में ही सारी सीटों के चुनाव हो रहे थे, तो जाहिर है प्रधानमंत्री का फोकस वहाँ होना ही था। और उन्होंने लास्ट जनसभा में कहा भी था कि ये तमिलनाडु की मेरी मतदान से पहले की आखिरी जनसभा है। तो उनको जितना वहाँ फोकस करना चाहिए था और जिसकी वहाँ रिक्वायरमेंट थी इस बार, उतना उन्होंने किया है। अब जो उत्तर भारत के या जिन दूसरे राज्यों की आप बात कर रही हैं, अभी राजस्थान में भी तो 12 सीटों का ही चुनाव हुआ है, बाकी का अभी बाकी है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में तो 7 के 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में भी 7 के 7 चरणों में होने हैं, पश्चिम बंगाल में भी 7 चरणों में होने हैं। ऐसे कई स्टेट हैं जहाँ 7 के चरणों में ही कुछ कुछ सीटों के जो है चुनाव होने हैं, तो वहाँ वो फोकस करेंगे। दूसरी बात ये है कि हमें ये जो कम मतदान हुआ है इसको लेकर के इतना स्यापा भी नहीं करना चाहिए, या इसके गलत अर्थ भी नहीं निकालने चाहिए कि कम चुनाव मतदान हुआ है तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होने वाला है। ऐसा नहीं है, इसका नुकसान सबको होता है अगर होता है तो। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिन राज्यों का आप नाम ले रही हैं वहां पर और कौन से दल हैं जिनके बारे में लोग ये एश्योर हों कि अगर हम इनको वोट दे दें तो ये सरकार बना लेंगे? ऐसा तो कोई दल नहीं है। बिल्कुल। मुझे बताओ कि कांग्रेस को या राहुल गांधी को कौन सीरियसली लेता है? किसको इस बात का सपने में भी गुमान होगा कि राहुल गांधी जो है वो शपथ ग्रहण करेगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उनको शपथ ग्रहण करा रही होंगी? ऐसा है क्या? मतलब किसी को सपने में भी नहीं आएगा कि राहुल गांधी शपथ ले रहा है, तो कौन राहुल वोट खुद देने नहीं देख जाए? रहे होंगे सर, राहुल गांधी खुद ये सपना नहीं देख रहे होंगे। तो कौन इनको वोट देने के लिए जाएगा? कौन मरा फिर रहा है इनके पीछे के ये? तो ऐसा नहीं है। कई बार लगता है हमें, और लगना भी चाहिए। अगर थोड़ा कम वोट हुआ है तो लगना भी चाहिए, थोड़ा दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों में उत्साह कम क्यों है, जिज्ञासा कम क्यों है। तो उन सर, कारणों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ओंकार जी, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां तो सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, 77% तक पहुंच गया वोटिंग परसेंटेज। उसकी वजह क्या लगती है? आपको लगता है कि लोग ममता से नाराज हैं? नहीं नहीं, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा में तो हमेशा ही हैवी वोटिंग होती है, टर्नआउट होता है। आप पिछले सारे चुनाव के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, त्रिपुरा में भी और पश्चिम बंगाल में भी अच्छा ही चुनाव होता है। और जिन 3 सीटों के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 2019 में। और ये उत्तर बंगाल की तीनों सीटें हैं। इस बार भी ये तीनों सीटें
भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है, ऐसे वहाँ से जमीन से संकेत मिल रहे हैं, मिल गए हैं। और जो ये बौखलाहट दिखाई दे रही है दीदी की, ये इसी वजह से है। पहले चरण का मतदान समाप्त होने के बाद जो उनका बयान आया है वो बताता है कि किस कदर इनसिक्योर हो गई हैं। उनका बयान क्या आया? उन्होंने कहा है कि ये जो इंडी अलायंस है ये दिल्ली तक सीमित है, पश्चिम बंगाल में तो जो हैं बस हम हैं, मतदाता जो है भ्रमित ना हो। जो लोग इंडी अलायंस के नाम पर यहाँ वोट मांग रहे हैं, यानी कांग्रेस और वामपंथी, उनको अपना वोट दे करके बर्बाद मत करो। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी से हम ही लड़ रहे हैं। तो ये इनसिक्योरिटी है उनकी। और मैं अंजू जी आपको बता दूं, अभी आपने पूछा भी नहीं है, इससे पहले बता दूं, पश्चिम बंगाल में इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछली बार 18 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को और 40% वोट शेयर मिला था। टीएमसी को 22 सीट्स मिली थी, 43 समथिंग वोट मिला था। केवल 3% का 2.5% का अंतर था दोनों पार्टियों के बीच में वोट शेयर का। इस बार मामला उलट है। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 45% से भी ऊपर जा सकता है और टीएमसी जो है वो 15 से 18 सीटों के बीच में कहीं झूल सकती है और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 25 से लेकर के 30 तक पहुंच सकती हैं। भारतीय जनता टीएमसी अगर 15 से भी नीचे सिमट जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस बार संदेश खाली ने ममता बनर्जी का बोरिया बिस्तर बांधने का काम कर दिया है और इस घटना ने अब वो जो वहां पर शिकार हुई हैं, जिनके साथ जिनकी अस्मत पर हाथ डाला गया है, जिनकी जमीनें छीनी गई है, जिनको परेशान किया गया है और उनके गुनहगारों को जिस तरीके से ममता सरकार ने छिपा करके रखा है, शाहजहां शेख वगैरह को और दूसरे उनके गुर्गों को, उससे बहुत जबरदस्त रिएक्शन ना केवल उस एरिया में है बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में है। और जो लोग एक मौका तलाश कर रहे थे वो यूनाइट हुए हैं और इस बार ममता बनर्जी को वो सबक सिखाना चाहते हैं। तो जो वहां से सूचनाएं हैं वो ममता बनर्जी को डरा रही हैं, बहुत बुरी तरह डरा रही हैं। तभी तो सर आप देखिए ना, 2 दिन पहले ममता बनर्जी यूसीसी पर क्या बोल रही थी, सीएए उनको लगता है कि अभी भी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुआ है। पता नहीं वो कौन से सोच में रहती हैं। यूसीसी पर कह रही हैं कि अगर लागू हो जाएगा तो आपको तो ब्रेकफास्ट में गोमूत्र पीना पड़ेगा, लंच में आपको गोबर खाना पड़ेगा, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे रही हैं। तो बौखलाई हुई तो है वो, और डर उनको संदेश खाली से ही लग रहा है। फिर आप देखो जितनी केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम में बंगाल में जाती, सबके साथ क्या व्यवहार करती है तृणमूल कांग्रेस के लोग। तो ये सारी चीजें ममता को डरा रही हैं और इसीलिए शायद इस तरह की स्टेटमेंट्स वो दे रही हैं और मजबूर है ये सब करने के लिए। 2 स्टेट में 4 जून तक तो कुछ नहीं होगा। 4 जून के बाद क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हमें सोचना शुरू करना चाहिए। दूसरी स्टेट आपका इशारा दिल्ली? जी हाँ, पश्चिम बंगाल में 4 जून के बाद अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि बहुत बड़े फैसले करेंगे और होंगे बहुत सारे बड़े फैसले उनके दिमाग में जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ कुछ जगहों के बारे में तो हम पता लगा सकते हैं, संकेत ले सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी समय से जंगल राज चला आ रहा है। वहाँ महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, आम लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को भी निशाना बनाया जाता है, उनके कार्यकर्ताओं को, उनको नेताओं की हत्या कर दी जाती है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो उनको भी निशाना बनाया जाता है। पहली बार हम देख रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए ममता बनर्जी सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को, और कई मामलों में इनिशिएट लेते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं कई घटनाओं के, कई मामलों के। तो ये सारी चीजें और जो कोर्ट्स का रुख है वो ये शो करता है कि वहां पर जो सामान्य प्रशासन है, शासन है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो परफेक्ट केस है ये राष्ट्रपति शासन का, जो काम पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी करते हुए हिचकते रहे, यानी 355 या 56 का
उपयोग करने से वो हिचकते रहे हैं, नहीं किया उन्होंने। मुझे लगता है कि जब तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उसके बाद पश्चिम बंगाल और दिल्ली मुझे लगता है कि टॉप प्रायोरिटी पे होगा जब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन देखने को मिलेगा। सर दिल्ली में तो आप देखिए केजरीवाल खुद आम खा रहे हैं जेल के अंदर बैठकर और कहते हैं कि मेरे को तो मारने की साजिश हो रही है, और तिहाड़ जेल भी उनके अंडर ही आता है, आम आदमी पार्टी सरकार के अंडर आता है। तो वहां तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है इस वक्त आम आदमी पार्टी में। ये तो अलग लेवल पे ही खेलते हैं, ये शुरू से ही अलग लेवल पे खेल रहे हैं। ये किस किस के साथ नहीं खेले, ये अन्ना हजारे के साथ भी खेले, ये प्रशांत भूषण के साथ, योगेंद्र यादव के साथ भी खेले, वो एक आशीष खेतान आया था उसके साथ, आशुतोष के साथ खेले, किस किस के साथ नहीं खेले। एक ब्रिगेडियर साहब को इंटरनल लोकपाल बनाया था इन्होंने, फिर 2000 एडमिरल रामदास रामदास तो 2015 में वापसी करते ही सबसे पहला काम यही किया कि वो इंटरनल लोकपाल जो है उठा करके बाहर फेंक दिया। और उसके वो क्यों फेंका और क्यों बनाया था? बनाया तो इसलिए था कि इंटरनली भी अगर हम गड़बड़ करें तो तुरंत चेक एंड बैलेंस हो, पता लगे कि भाई ये आदमी गड़बड़ कर रहा है तो उसकी गर्दन पकड़ी जाए, उसको पनिश किया जाए। लेकिन दुनिया भर का चंदा उसको छिपाने के लिए वेबसाइट से वो सारी लिस्ट गायब की गई। उसके बाद क्या क्या नहीं किया इन्होंने, अलग अलग जितने सेक्टर हैं सभी में तो भ्रष्टाचार और घोटाले किए हैं। और अब एक एक करके जब पकड़े जा रहे हैं तो हाय मार लिए, हाय मार लिए। अरे मार तुम्हें क्या, किसने मार लिया? तुमने तो दिल्ली को मार दिया। कहाँ तो दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, कहाँ तो मोहल्ला क्लिनिक विश्व स्तरीय करने की बात कर रहे थे। आज आंख भी चेक करानी है तो लंदन में जाएंगे। तो और मनीष सिसोदिया की पत्नी को कुछ खांसी जुकाम कुछ हो जाता है तो वो फोर्टिस में ही भर्ती होंगी जा करके, या इनमें से किसी का कुछ होना होता है तो वो अपोलो में जाएगा या मैक्स में जाएंगे। मैक्स तो खैर इनके स्टैंडर्ड से नीचे का रह गया होगा अब। तो ये इतने मतलब शातिर और इतने बदमाश निकले हैं। अब इनको पता लग रहा है कि अब तो तुम्हारा जो खलीफा था वही गिरफ्तार हो गया, अब तो उसकी जमानत के ही लाले पड़ रहे हैं। और हाई कोर्ट से फटकार के बाद तो सुप्रीम कोर्ट भी इनको रिलीफ देगी, इस बात की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। तो अब दूसरा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। अरे इंसुलिन नहीं दी जा रही है, धीरे धीरे हत्या की जा रही है हमारे नेता की, मतलब ऐसा विलाप कर रहे हैं सारे मिल। और दिन में 3-3 4-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बिल्कुल पूरा ऐसा लगता है कि जैसे बस मीडिया के जरिए ही सारा प्रचार करेंगे लोकसभा चुनाव का, पंजाब का भी, दिल्ली का भी, गुजरात का भी, हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट का भी, सब यहीं से बैठ के करेंगे। और भैया अगर शुगर लेवल बढ़ रहा है, अगर इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है, इंसुलिन तो मिल जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो अगर जो डॉक्टर का पैनल है वो अगर देखेगा कि भाई वाकई इंसुलिन की ज़रूरत है तो देगा वो, उसमें क्या, इसमें छाती पीटने की ज़रूरत क्या है। लेकिन ये शुगर लेवल बढ़ा कैसे, ये बढ़ा कौन रहा है, खाना कौन भेज रहा है ऐसा, उस पर शिकंजा कसो ना, उसकी गिरफ्तारी करने की मांग करो। ये जहर परोस कौन रहा है, तो इसकी जांच पड़ताल करवा लो। सर परोस तो कोई भी रहा है लेकिन खा कौन रहा है? मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे नहीं पता होगा मुझे आम खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, मिठाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। क्या इतने पढ़े लिखे सीएम अरविंद केजरीवाल को नहीं पता कि उनकी सेहत के लिए क्या क्या हानिकारक है? कोई उनके मुंह में दे रहा है कि आप खा लीजिए, ऐसा तो नहीं होगा ना सर। जब तक वहां से फरमाइश नहीं आई होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो दिमाग है वो शैतान के दिमाग की तरह काम करता है। उसमें मल्टी डायमेंशंस जो हैं वो जो किरणें हैं वो निकलती रहती हैं चारों तरफ को, और वो हर तरफ जो है संकेत और संदेश भेजती रहती हैं कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। अच्छा ये रास्ता बंद हो गया, 10 रास्ते दूसरे खुल रहे हैं, वो देखो जरा। तो इतना मुझे खिला दो कि मेरा शुगर लेवल बढ़ जाए और किसी दिन मैं बेहोश होने का नाटक करूं, एम्बुलेंस बुलानी पड़े और फिर मैं किसी अस्पताल में जाके बिस्तर पर लेटूं, और वहां से फिर मैं आप सब लोगों से मुलाकात भी कर पाऊंगा, थोड़ी राहत की सांस भी लूंगा और पार्टी भी चला पाऊंगा थोड़ी बहुत। तो वो उसके दिमाग का कोई मतलब पार नहीं है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि इसके दिमाग का एक फ़ोटो जो है वो लिया जाए और लेकर के सब में वितरित किया जाए कि देखो हमारे यहाँ एक ऐसा नमूना है जिसके दिमाग में बहुत सारी साजिशें, पता नहीं 24 घंटे में कितने हजार साजिशें जो है उसके दिमाग में आती होंगी,
आप सोच भी नहीं सकते जिस लेवल का वो सोचता है और डिजाइन करता है चीजों को। सर अब तो मैडम सीएम राबड़ी पार्ट 2 भी देखने को मिल सकता है। स्टार कैंपेनर में अरविंद केजरीवाल के बाद तो नंबर 2 पर उनकी पत्नी है। 21 दिन में वो भी आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी नेता बन गई है। मुझे नहीं लगता कि वो चीफ मिनिस्टर बन पाएंगी, क्योंकि पार्टी के भीतर उनको लेकर के काफी मतभेद हैं। लोग उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सीट तो खाली करने को तैयार नहीं है अरविंद केजरीवाल। वो तो कह रहा है कि मैं तो रिकॉर्ड बनाऊंगा, जो दुनिया में नहीं हुआ आज तक वो करके दिखाऊंगा, और करके दिखा रहे हैं वो। कितने दिन से तिहाड़ में पड़े हुए हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर हैं भाई, नहीं छोड़ रहे वो। छोड़ दिया होगा लालू ने, छोड़ दिया होगा जयललिता ने, छोड़ दिया होगा हेमंत सोरेन ने, नहीं छोड़ेगा ये एक अलग ही इतिहास कायम करेगा। सर वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा था ना वो राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए आ रहे हैं। तो ये क्रांतिकारी बदलाव ही तो ला रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड उनके नाम पर होंगे। पर सर ये कहा जा रहा है कि ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी चमत्कार करेगी। उनमें केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र है और बंगाल है। आपको भी ऐसा लगता है? केरल तो अभी समय लगेगा अंजू जी, लेकिन तमिलनाडु में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, इन 3 राज्यों में तो मुझे लगता है कि बड़े चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं। तमिलनाडु से भी, उड़ीसा से भी, उड़ीसा में भी बड़ी पार्टी बन करके उभर रही है भारतीय जनता पार्टी। तमिलनाडु में जो कभी नहीं हुआ वो होने वाला है। कुछ लोगों का तो कहना है कि बीजेपी और सहयोगी दल मिलकर के 10 से 15 सीटें भी तमिलनाडु में जीत सकते हैं, और ये बहुत बड़ा अंक होगा बीजेपी के लिए, जो डबल डिजिट में नहीं गई कभी वोट शेयर के मामले में। वो अगर इस चुनाव में ये, और उड़ीसा में भी बड़ी पार्टी बन करके उभरेगी और बंगाल में भी बड़ी पार्टी बन करके उभरेगी। चलिए सर, अभी तो 6-7 और चरण होने हैं, बीच बीच में हम बात करते रहेंगे। लेकिन आज आपने पहले चरण को लेकर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। बहुत भारत माता की जय नमस्कार। हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। वंदे मातरम।